दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र कहीं तमाशे में तब्दील ना हो जाए, यह चुनाव आयोग की साख पर भी टिका है। लेकिन गुजरात में एक एक करके जो परतें निकल रही हैं और उसके सच जो उभर कर अब सामने आ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि गुजरात के भीतर चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सोच, राज्य सरकार की अपनी पहल और वहां पर नौकरशाही और पुलिस महकमे के भीतर चल क्या रहा है। दरअसल ये ऐसी परतें हैं जो बतलाती है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त यह एक सवाल था कि गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया। और जिस वक्त दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था, उसी दिन चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल गुजरात के सफर पर था। वहां पर वह चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर रहा था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात कर रहा था। और एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि वहां के हालात को परखना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है, एक रिपोर्ट राज्य सरकार से लेनी है, एक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी देंगे, एक रिपोर्ट डीजीपी देंगे। लेकिन इस प्रक्रिया के भीतर गुजरात अपने तरीके की अनूठी प्रयोगशाला शायद चुनाव आयोग के लिए भी है, क्योंकि किसी भी राज्य में आपने सुना नहीं होगा कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और उस राज्य के भीतर 1000 तबादले करने हों और उस फेरिस्त के भीतर में सब इंस्पेक्टर से लेकर आईजी रैंक के अधिकारी और नौकरशाही में बीडीओ से लेकर कलेक्टर तक की फेरिस्त इस तबादले की सूची में हो। और 1000 तबादले का मतलब किसी भी राज्य के भीतर मतलब बहुत साफ है कि जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर दिल्ली से निगरानी रखे हुए बीजेपी के हाईकमान ने एक झटके में गुजरात की पूरी सरकार बदल डाली, अब क्या पूरी नौकरशाही और पुलिस महकमे को भी बदलने की पूरी तैयारी है। और क्या वाकई बीजेपी के हाथ पांव फूल रहे हैं, जहां पर उसे लगते रहा कि दरअसल तबादले तो होते चले जाएंगे और एक सिलसिलेवार तरीके से वहां पर बैठे हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तबादले करते चले जाएंगे जैसा निर्देश होगा। लेकिन बीजेपी के भीतर भी इतने पेंच है और इतने कोण हैं और वह कोण इतना ताकतवर है कि तबादला कोई किसी के भरोसे को लिए बगैर कैसे कर सकता है। एक तरफ आनंदीबेन पटेल की भी चलती है और उनके ग्रुप से निकले खुद भूपेंद्र पटेल हैं जो मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ अमित शाह भी तो मौजूद हैं, तीसरी तरफ बैलेंस करने के लिए नरेंद्र मोदी भी तो हैं और इन सब के साथ वहां पर इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वह भी तो मौजूद हैं। कई धारणाओं के साथ गुजरात की परतों को आज समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि 1000 तबादले इससे पहले किसी भी राज्य में चुनाव की तारीख के ऐलान के महीने में भी कभी नहीं हुए और तो और उस बरस में भी नहीं हुए। सामान्य तौर पर चुनाव आयोग यह निर्देश जरूर देता है कि जो भी 3 साल तक अपने गृह जिले में है उसके तबादले कर दिए जाएं। लेकिन तबादले क्यों नहीं हुए और तबादलों की जरूरत अब इस रूप में पड़ गई कि आज की तारीख चुनाव आयोग ने तय की कि 27 तारीख के दिन आपकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए सारे तबादले को लेकर। एक तरफ 901 तबादलों की रिपोर्ट पहले आपको सितंबर के महीने में दी गई थी, यानी सितंबर से यह पूरी पहल चुनाव आयोग की शुरू होती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यह 3 महीने, इसी 3 महीनों में पूरी कवायद इलेक्शन कमीशन की। जरा इसे परखने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि 30 सितंबर को जो 1 अगस्त को पहली रिपोर्ट चुनाव आयोग ने दी, 900 अधिकारियों के तबादले आप कर दीजिए और इस बारे में रिपोर्ट भेजिए। रिपोर्ट का इंतजार 1 महीने यानी 30 सितंबर तक किया गया। तो कुल मिला के पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, ना कोई रिपोर्ट ना कोई तबादला। 19 अक्टूबर को खुले तौर पर चुनाव आयोग का रिमाइंडर गया या निर्देश गया। उसके बाद 21 अक्टूबर को लिखकर कहा गया और 27 अक्टूबर यानी आज के दिन रिपोर्ट मांगी गई। बताइए तो हो क्या रहा है, क्योंकि हमको जिले लेवल पे और रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे चीजों की नियुक्ति करनी है। अब यहां पर सवाल यह है कि जिन 51 अधिकारियों के नए नाम उसमें जोड़े गए, यह 51 अधिकारी कौन हैं और किस किस जिले से आते हैं, और उसके साथ जो 900 अधिकारियों के तबादलों का जिक्र था वह किन किन जिलों से आते हैं
और उन जगहों पर बीजेपी क्या वाकई मजबूत रही है, अपनी सीटों को बचाने का प्रयास कर रही है, या फिर गंवा चुकी सीटों को फिर से पाने का प्रयास कर रही है? क्योंकि अगर राज्य के मुखिया भूपेंद्र पटेल कुछ नहीं कर पाए और कहा गया कि दिल्ली से ही गुजरात सरकार चलाई जाती है, तो ऐसे में क्या इलेक्शन कमीशन अब मुख्यमंत्री की भूमिका में है, जो वो तबादले करने का निर्देश दे रहा है? क्योंकि इलेक्शन के वक्त में अगर आप एक के बाद एक, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो जहां पर सबसे ज्यादा अधिकारियों के तबादले का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया था, वह भी सैकड़ा पार नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश के भीतर भी सैकड़ा पार नहीं कर पाया, और यहां 1000 अधिकारियों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। 51 अधिकारियों के ट्रांसफर का जो नया निर्देश जारी हुआ, जिस पे आज रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें अहमदाबाद और सूरत उस दायरे में प्रमुख तौर पर आता है। उसके अलावे वडोदरा और राजकोट यह भी उसके दायरे में आता है। इन 4 जगहों की परिस्थिति को इस रूप में पहले समझ लीजिए, क्योंकि चुनावी मौका है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट, इन 4 जिलों के भीतर में 57 सीटें हैं। 57 लोकसभा विधानसभा की सीट आती है, जिसमें से 44 सीटों पर बीजेपी की जीत मिली थी पिछली बार। उन जीतों को बरकरार रखने के लिए यहां पर अपने अनुकूल अधिकारियों की जरूरत है, या जो अधिकारी थे उनसे काम नहीं चल पाएगा और एग्रेसिव अधिकारी चाहिए, या यह मान लिया जाए कि चुनाव आयोग पहली बार निष्पक्ष हो गया है। वो चाहता है कि दरअसल कुछ अधिकारियों के तबादले किए जाएं, ये गड़बड़ी कर सकते हैं और बीजेपी के हक में जा सकते हैं। क्या यह संभव है? हम आप ऐसा सोच सकते हैं? सोचिए, सोचने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों की फहरिस्त को जरा समझने की कोशिश कीजिए, जो मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जानकारी दी गई कि आपको चुनाव ऐलान से पहले सभी अधिकारियों के तबादले हो जाने चाहिए। हर्षद पटेल डीसीपी हैं कंट्रोल रूम अहमदाबाद के। कंट्रोल रूम में ही सारी जानकारी आती है, और वहां पर डीसीपी सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ शख्स होता है, तो उनके तबादले का आदेश है। मुकेश पटेल ये डीसीपी जोन 4 जो अहमदाबाद का है उसके दायरे में आते हैं। महत्वपूर्ण सीट है, हालांकि अहमदाबाद के भीतर 21 में से 15 सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी। जो 2-3 सीटें जो नहीं जीत पाई थी वो जोन 4 में आती है, जहां के मुकेश पटेल डीसीपी हैं, उनके भी तबादले का आदेश दिया गया। भक्ति ठाकर जो कि डीसीपी ट्रैफिक है, और इनके साथ एजी चौहान जो एसीपी ट्रैफिक है, इनके भी तबादले का निर्देश दिया गया है कि इनको भी हटाइए, इनको बदलिए, इनको हेडक्वार्टर में भेजिए, इनको उन जगहों से ड्यूटी से हटाइए, क्योंकि ट्रैफिक का रूल इस दौर में किस रूप में होता है और किस दौर में क्या आरोप लगते हैं, 3-4 बातें आपके जहन में साफ होनी चाहिए। रुपयों की आवाजाही चुनाव के वक्त बहुत होती है, ट्रैफिक के तौर पर चीजों को पकड़ा भी जाता है और शिकायतें भी होती हैं। ये कमोवेश हर राज्य में आता है। हालांकि आरोप तो पिछले चुनाव के वक्त में ईवीएम को लेकर भी लग गए थे, लेकिन उस दिशा में मत जाइए। गाड़ियों की आवाजाही बड़ी मैटर करती है, सिर्फ इसको ही ध्यान में रखिए। उसके बाद परमवीर सिंह जो कि एसीपी क्राइम के हैं, उनको भी तबादले का जिक्र है, उनको हटाइए, हेडक्वार्टर में भेजिए। रूपक सोलंकी जो डीसीपी क्राइम के आते हैं सूरत से, उनको भी तबादले का जिक्र किया गया, उनको भी हेडक्वार्टर में भेजिए, उन जगहों से हटाइए। इन 51 अधिकारियों के जो ट्रांसफर का जिक्र नया किया गया, उसके दायरे में खास तौर से अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के सामने अगर यह 4 जिले बचते हैं तो उसका आधा रास्ता तय हो जाता है सत्ता तक पहुंचने का। क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए जो आपको जीत चाहिए, उस जीत में आपको जितनी पिछली बार 99 सीट जीत गई थी बीजेपी और 77 सीट कांग्रेस जीती थी, उस लिहाज से समझिए कि दोनों के वोट में अंतर जो था वो सिर्फ 23 लाख वोट का अंतर था। 1,47,00,000 वोट बीजेपी को मिले थे, 1,24,00,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। आम आदमी पार्टी तब दौड़ में नहीं थी, अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। तो वोटिंग पैटर्न के भीतर में वोटों का भी महत्व होगा और एक एक वोट का महत्व होगा। इसीलिए जब जानकारी आई कि जिन अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं वह किन किन जगहों से हैं, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट तो अपनी जगह पर है। उसके बाद ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण यह इसलिए है क्योंकि साउथ गुजरात की 35 में से 25 सीट तो बीजेपी जीती थी, इसलिए वहां बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल दरअसल सौराष्ट्र, कच्छ और नॉर्थ गुजरात में है।
सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में जो 54 सीट आती है उसमें से 30 सीट पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी, और उसमें भी खासतौर से जिन जगहों पर तबादले हो रहे हैं उन तबादलों के दायरे में सबसे महत्वपूर्ण है जो इलाके निकल कर आते हैं जूनागढ़ का इलाका, जहां 5 में से 4 सीट कांग्रेस जीत गई थी। उसके बाद गिर सोमनाथ का इलाका आइए, 4 सीट, और अमरेली की 5 सीट, यहां पर भी कांग्रेस सभी सीटों पर जीत गई थी। तो जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, यह 3 महत्वपूर्ण जिले हो गए। चौथा जिला जो खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में निकल कर आता है वह इलाका है अपने तौर पर, उसकी पहचान द्वारका के लिए भी है, और उस लिहाज से भावनगर तो पूरे तरीके से बीजेपी के कब्जे का था, लेकिन बटोत का इलाका भी है, वहां पर भी अधिकारियों के तबादले हैं। और जो नॉर्थ गुजरात का इलाका है, यहां पर जिन अधिकारियों के तबादले, उसमें महसाणा जिला भी महत्वपूर्ण है। हालांकि बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती थी, लेकिन बनासकांठा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर भी जिस लेवल के अधिकारियों के तबादले हैं वह एक लिहाज से 15 अधिकारी इस जिले से तबादले किए जाएंगे। कुछ को माना जा रहा है कि जो पहले से थे 3 साल हो गए, कुछ को तुरंत के निर्देश है। तो बनासकांठा में बीजेपी 9 में से 3 सीट जीत पाई थी, कांग्रेस 6 सीट जीत गई थी। अलग अलग जिलों के मद्देनजर 3 बातें निकलकर बहुत साफ आ रही है। पहली बात, जिन जगहों पर बीजेपी मजबूत थी उसमें एक भी सीट नहीं गंवानी है, तो क्या इसीलिए वहां पर अपने अनुकूल माकूल अधिकारियों की मौजूदगी चाहिए और उनको हटाने का निर्देश इससे पहले जब दिल्ली के इशारों से वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से कहा गया तो वो नहीं कर पाए। तो अफरा तफरी में और बहुत तेजी की रफ्तार से अगर आदेश दिल्ली से और चुनाव आयोग कह रहा है तो जाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चुनाव आयोग, स्वायत्तता इसके साथ जुड़ी हुई है और उसका निर्देश चुनाव को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तौर पर ही देखा जाता है। तो चुनाव करने से रोकने के लिए आप किसी दरवाजे पर जा नहीं सकते हैं। तो चुनाव आयोग के जरिए या चुनाव आयोग को सक्रिय करके इन परिस्थितियों को लाकर खड़ा किया गया। यह पहला है जहां पर बीजेपी मजबूत थी। बीजेपी की मजबूती 8 जगहों पर टिकी हुई है। 4 जिले बहुत साफ हैं, अहमदाबाद, बड़ोदरा जो कि सेंट्रल गुजरात में आते हैं, सूरत जो कि साउथ गुजरात में आता है, और राजकोट जो कि सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में आता है। इसके अलावे जिन जगहों पर उसकी मौजूदगी सबसे मजबूत तौर पर है वह एक लिहाज से आप कह सकते हैं कच्छ का इलाका, 6 में से 4 सीट जीती थी। भावनगर का इलाका 7 में से 6 सीट जीती थी। सबरकांठा का इलाका 4 में से 3 सीट जीती थी। यह इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले राउंड में अपने माकूल परिस्थितियों को बीजेपी को तय करना है। दूसरी स्टेज आती है जहां पर बीजेपी सबसे कमजोर थी। उस कमजोर की परिस्थिति में हमने आपको जानकारी दी जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली का इलाका खास तौर पर, और उसके साथ जो सटे हुए इलाके हैं उसमें बनासकांठा, पाटन और गांधीनगर भी। गांधीनगर में 2 सीट बीजेपी जीत पाई थी, 3 सीट कांग्रेस जीत गई थी, कुल 5 सीटें थी। और इसमें इन जगहों पर एक जगह अरावली की भी जगह है जहां पर तीनों सीट कांग्रेस जीत गई थी। यह दूसरा स्टेज है जहां मजबूत थे, जहां कमजोर थे। और तीसरी स्थिति आती है जो कि एक लिहाज से क्राइम से जुड़े हुए जो पुलिस अधिकारी हैं, क्राइम से जुड़ा हुआ माने क्राइम ब्रांच संभालने वाले, और उनकी फेरिस्त बड़ी लंबी है। इस तबादले के भीतर में हमने तो आपसे सिर्फ रूपक सोलंकी जो डीसीपी क्राइम है सूरत के, उनका जिक्र किया, और परमवीर सिंह जो एसीपी हैं अहमदाबाद के, उनका जिक्र किया। लेकिन कुल लगभग 18 ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो कि क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए, उनके तबादलों को लेकर इलेक्शन कमीशन चाहता है उनको बदल दिया जाए, उनको हेडक्वार्टर में भेज दिया जाए। यहां से 3 सवाल और निकलते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा उसके बाद कुछ विशेष हालात में ही तबादले किए जाते हैं, जिसमें सीधे सीधे आरोप लगने चाहिए कि यह अधिकारी फला पॉलिटिकल पार्टी को मदद कर रहा है। उससे पहले की परिस्थिति अलग होती है, बाद की परिस्थिति अलग होती है। तो ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तबादले बड़े कम होते हैं और वो अधिकारी चाहे तो फिर फरियाद भी कर सकता है, लेकिन मास लेवल पे ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं उसके बाद, यह उससे पहले ही होते हैं। तो ऐसे में जो आईजी से लेकर पुलिस सब इंस्पेक्टर तक को डिगाने की जो परिस्थिति है
उसमें कोई भी यह सवाल पूछ सकता है तो क्या इससे पहले ये अनुकूल नहीं थे? मुश्किल यह है कि नए मुख्यमंत्री को पद संभाले हुए अभी बहुत कम दिन हुए हैं और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे रूपाणी साहब, उनके दौर में जो पुलिस चली आ रही थी वह नजदीक थे अमित शाह के। तो गुजरात की राजनीति के पेंच को समझिए। आनंदीबेन पटेल के आदमी भूपेंद्र पटेल और रूपाणी जो थे वह करीब थे अमित शाह के। यह दोनों गुट अपने अपने तौर पर जो पैटर्न वहां पर उम्मीदवारों को वो देने का होगा, टिकट देने का, और उनके इलाके से जो सवाल वहां के अधिकारियों को लेकर हैं, वह अपने तरीके से मशक्कत करते हुए दोनों को क्लब कर दिया गया और कहा गया 1000 अधिकारियों की फहरिस्त है, इनके तबादले कीजिए। और चीफ सेक्रेटरी से कहा गया कि आप पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजिए। डीजीपी से कहा गया आप पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजिए। यह दूसरी स्तर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद चुनाव आयोग जिले स्तर पर जो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति होती है और एक जो पूरी टीम गुजरात इलेक्शन को संभालेगी, उसको लेकर वो मशक्कत शुरू कर देगा इलेक्शन के ऐलान के साथ ही। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कौन होगा, रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर कौन होगा, एक लिहाज से ये एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े अधिकारियों की ही नियुक्ति इस रूप में की जाती है और वो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा उस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान बन जाते हैं। तो क्या वाकई बीजेपी की हालत नाजुक हो चली है? क्या वाकई बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है? क्या वाकई बीजेपी ने चाक चौबंद पैबंद अपने तौर पर लगाना शुरू कर दिया है? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के जरिए बीजेपी को मदद मिल रही है? क्या वाकई इस दौर के भीतर में एक एक सीट और एक एक वोट पर बीजेपी का ध्यान है? इन सारी बातों को मिला दीजिए और जरा समझने की कोशिश सिर्फ इस बात की कीजिए, बीजेपी किसी भी हाल में गुजरात को गंवाना नहीं चाहती है और नहीं गंवाने की परिस्थितियों में जो इससे पहले वो कदम उठा चुकी है, उस कदम के दायरे में वहां पर कॉरपोरेट की फंडिंग को रोकना है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास ना जाए, जो व्यापारी तबका है या जो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए प्रभावी लोग हैं और जिनका बिजनेस है, उनको रोका जा चुका है और उनसे डील बड़ी साफ है कि इलेक्शन में खामोश रहिए तो आपके अनुकूल, नहीं तो प्रतिकूल। तीसरी परिस्थिति, वह लोग जो किसी ना किसी रूप में कांग्रेस के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ अभी जुड़ने वालों की तादाद वैसी बिल्कुल नहीं है, जो पैसे वाले लोग हैं वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए। तीसरी रिस्ट्रिक्शन वहां पर है, उनको भी चेतावनी है। सीबीआई और आईटी और ईडी और आईटी की जो आईटी के खास तौर से जो पहले चक्र में जो नोटिसेस जाते हैं, वो बड़ी तादाद में नोटिसेस गुजरात के भीतर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हजारों नोटिस इस दौर में चले गए हैं। और वो नोटिस का मतलब ये होता है कि चेत जाइए, क्योंकि इसके बाद कार्रवाई के दौर में हो सकता है आपके पास सारे दस्तावेज सही हो सकता है आपका बिजनेस पाक साफ हो, लेकिन उसे गलत ठहराने या रोकने में कितना वक्त लगता है, पहली बात। दूसरी बात, बिजनेस के तौर तरीके हमेशा पाक साफ हो ही नहीं सकते हैं, उसमें उंगली रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ना इनकम टैक्स वाले को, ना किसी आईआरएस को, और ना ही ईडी को अपने तौर पर होगी। और जिनके अपने दागदार अतीत रहे हैं उनके लिए तो खुली चेतावनी है। तो ये 4 स्तर पर रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। चौथा जो था, 3 के बाद जो चौथा जो महत्वपूर्ण स्थिति आई थी, उसमें पहली बार जो इनपुट था वह इनपुट हर जिले दर जिले और बूथ लेवल के लोगों से बातचीत और उस रिपोर्ट के आकलन के हिसाब से था कि कहां किसके सामने कौन सी मुश्किल आ रही है। यानी नजरिया बड़ा साफ है कि गुजरात के भीतर बीजेपी की जीत 99 सीटों से ज्यादा की होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद वह 2024 के लोकसभा चुनाव तक की जो परिस्थितियां बनने वाली है उसमें एक एक राज्य बड़ा मायने रखेगा। और गुजरात से सटा हुआ राजस्थान वह तो निशाने पर है। राजस्थान का जिक्र हम कल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मैसेजेस बड़े साफ तौर पर निकल रहे हैं कि दरअसल इस रिस्ट्रिक्शन के आसरे कि गुजरात के जो चुनाव परिणाम हो वो बीजेपी के अनुकूल कैसे हो जाएं, इसके लिए साम दाम दंड भेद भूल जाइए। ये सारी परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर बताती है कि जिसे निगरानी करनी है, अगर उसकी निगरानी में भी सत्ता की खुशबू है तो आप क्या करेंगे? अगर उस खुशबू के आसरे राजनीतिक सत्ता यह महसूस कर रही है कि संवैधानिक तौर पर वह सुरक्षित है, तो आप क्या करेंगे?
यानी वोटिंग पैटर्न की परिस्थिति को परखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके पास 27 सीट ट्राइबल्स के निकल कर आए। और ट्राइबल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन जगहों पर बीजेपी कमजोर रही है। तापी का इलाका, डांग का इलाका, या फिर आप चले जाइए जो भरूच का इलाका है, या फिर इसके बाद आप चले जाइए खास तौर से दाहोद का इलाका है, या फिर आप छोटा उदयपुर के इलाके में चले जाइए। इन इलाकों की परिस्थिति में जब आप देखेंगे तो यहां पर बीजेपी कमजोर रही है। उन इलाकों के अधिकारियों के तबादले क्यों हो रहे हैं, कोई यह सवाल पूछेगा, और सवाल नहीं पूछेगा तो जवाब मिल गया आपको, जवाब मिल गया आपको। इस परिस्थिति में गुजरात की सुई आकर अटक गई है, जहां पर एक बड़ी तादाद में हजारों अधिकारियों के तबादले का जिक्र खुले तौर पर हो रहा है। और इसको सिर्फ आखिर में इस बात से समझ लीजिए कि अगर यह सोच रहे हैं, आपके जहन में हो कि एक तरफ हिंदू वोट है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खुद को हिंदुत्व के आसरे उस वोट में सेंध लगाने निकल पड़ी है, या फिर पटेलों के वोट एक साथ, अगर उन्हें एहसास हो गया कि कांग्रेस से शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी के साथ जाने से बीजेपी को हराया जा सकता है, या फिर मुस्लिमों को इसका बोध हो गया कि सब एक साथ मुश्त ट्रांसफर हो जाए आम आदमी पार्टी में तो स्थिति बदल जाएगी, तो इसके ठीक समानांतर एक दूसरी स्थिति भी वहां पर निकल कर आ रही है जो कांग्रेस की मौजूदगी के साथ है। यानी दोनों परिस्थितियों में वोट में सेंध अगर बीजेपी के लग रही है और कांग्रेस अपना वोट बैंक बचा रहा है तो यह खतरे की घंटी है, और इस खतरे की घंटी का एहसास होने लगा है दिल्ली में। और दिल्ली के भीतर से ही यह तमाम निगरानी, निर्देश, आदेश सभी चल पड़े हैं। और इस दौर में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जो अपने दौर में कुछ नहीं कर पाए, भूपेंद्र पटेल, सिवाय इसके कि उनको बैठा दिया गया यह सोचकर कि दिल्ली के हाथ में कमान रहेगी, लेकिन उस कमान से आखिरी वक्त में चुनाव आयोग को सक्रिय होना पड़ेगा, यह उस वक्त नहीं सोचा गया था। लेकिन अब जब परतें खुल रही हैं तो खुले तौर पर नजारा हमारे और आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।